कुछ लिखाया था कि कहाँ से पढ़ाऊंगा? नहीं लिखाया था। तो ये फॉर्मूला हो गया था। ये हो गया था pH ऑफ pH इज इक्वल टू हाफ pK माइनस log C। ये बता दिया था। दिस इज फॉर वीक एसिड। और वीक बेस के लिए pOH कैसे निकालेंगे? pKb माइनस log C। इतना तक हो गया था। उसके बाद देखें, लिखें हेडिंग कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। इसको लिखे पहले, उसके बाद हम लोग समझेंगे। इसको लिखो पहले, उसके बाद हम लोग समझते हैं इसको कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। लिखे व्हेन एन strong electrolyte AC is added, strong electrolyte AC is added, comma, the concentrations of A plus ions increases in the solutions and according to Le Chatelier principles, reactions will shift in backward directions. Reactions will shift in backward directions, and therefore degree of dissociations of weak electrolyte decreases। इसको पहले लिख लो, मैं समझा दूंगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। दिस डिक्रीज in degree of dissociations of weak electrolyte AB, ब्रैकेट में AB लिख दो। weak electrolyte AB in presence of strong electrolyte having a common ion is called common ion effect. Having a common ion is called common ion effect. क्या मैं बोलना चाह रहा हूं लिख लिए होंगे, आप समझे यहां पर। देखो
कॉमन आयन इफेक्ट शो करने के लिए एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करेंगे। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट यहां पर बोला गया है AB है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AC है, और इन दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट शो करने के लिए इन दोनों में 1 आयन कॉमन होना चाहिए, एक आयन कॉमन होना चाहिए। क्या बोला गया है देखिए, देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, अपने आयंस में ये टूट जाएगा। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक कंटेनर में मान लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं और हैविंग 1 आयन कॉमन, अगर देखोगे एक आयन कॉमन है इन दोनों में, है ना, A+ यहां भी है, A+ यहां पर ही है, तो ये क्या होगा, पहले अगर हम AC डालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, तो ये क्या होगा, ये भी 100% आयनाइज हो जाएगा। देख रहे हो इन दोनों में एक आयन कॉमन है। तो यही बोला गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। कब, जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डालेंगे और इसके पास एक कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन है, देख रहे हो कॉमन आयन है, तो रिएक्शंस, ये जो नेट रिएक्शंस है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि A+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इस सॉल्यूशन के अंदर। जब आप AC डालोगे ना तो A+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि A+ मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ विल इंक्रीज। उस कारण क्या होता है, रिएक्शंस आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर देता है, और इसलिए अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज। यही लिखा गया है, जब आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे इन द, तो क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ आयंस इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा चुका हूं, अगर A+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शंस में शिफ्ट करता था, अगर A+ का मोल बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता था। तो ये बोला गया रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शंस, एंड इसके कारण क्या होगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस AB विल डिक्रीज। और इसके बाद लिखा गया दिस डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस AB in presence of strong electrolyte AC having a common ion is called common ion effect। समझ गया, चलो उधर बना लो। तो जब भी कभी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में मिलाएंगे तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ सर। जैसे देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो इस कंटेनर में एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का मान लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट इट बी 0.4 मान लेता हूं, 0.5 है, लेट इट बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब हम इस कंटेनर में HCl मिलाएंगे
HCl मिलाएंगे तो देखो इन दोनों में एक आयन कॉमन हो जाएगा ना। तो HCl मिलाने से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये 0 पॉइंट से घट कर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लेट इट बी 3 हो जाएगा। लेट आफ्टर एडिंग, यही कॉमन आयन इफेक्ट है। देखो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, दोनों में एक H प्लस यहां पर भी है, H प्लस यहां पर ही है, दोनों में एक आयन कॉमन है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज आफ्टर एडिंग HCl। इसको बना लो, ये क्या कॉमन आयन इफेक्ट है, एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया। इन दोनों में देखोगे तो एक आयन कॉमन है, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है यहां पर। इन दोनों में एक आयन कॉमन है, बोला भी हूं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये जो एसिटिक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो HCl है, इन दोनों में एक आयन कॉमन होगा, तभी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज। और यहां पर देख भी रहे हो 0 पॉइंट से घटकर कितना हो गया, 0.3 हो गया। चलो बना लो इसको। उसके बाद देखिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिखें, इसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है। ऑन डाइल्यूशंस, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशंस, डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशंस, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशंस। ऑन डाइल्यूशंस, डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशंस ऑन डाइल्यूशंस, कॉमा ऑन डाइल्यूशंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, weak electrolyte increases, increases, degree of dissociation of weak electrolyte increases। देखो कैसे होता है, इसको समझे। मैं आपको पढ़ाया हूं, ये जो अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो के बी, के अपॉन सी, ऐसा पढ़ाया हूं मैं कभी, पिछले क्लास ही पढ़ाया था। अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के या के बी, कुछ भी हो सकता है, इन जनरल के बोल दिया, अपॉन सी। तो यहां से आप देख रहे हो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट सी, ऐसा कर देता हूं, रूट ओवर कर देता हूं। मतलब डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाओगे, पानी मिलाओगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो क्या होगा, अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्सली रिलेटेड है इन दोनों। अगर हम इसको घटाएंगे, डाइल्यूशन करेंगे, इसे कॉन्सेंट्रेशन को घटाएंगे, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा। तो यही चीज बोला गया कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज। यहां से पता भी लग रहा है अगर इसको घटाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। चलो इसको लिख लो, इसको लिखो, फिर आगे बताता हूं। हो गया, देखिए यहां पर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस मतलब आप पानी मन भर मिला दिए, जितना पानी मिलाना था मिला दिए,
तो अगर पूरा पानी मिला दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पूरा पानी मिला दोगे तो जीरो हो जाएगा ना, पूरा पानी मिला दिए तो अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि जानते हो अगर ये जीरो हो गया तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही, 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू हम जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। अगर आप पूरा पानी मिला दोगे, कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दोगे तो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। 1 का मतलब होता है, देखो कि अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, उसका अल्फा 1 हो जाएगा ना। अल्फा 1 किसका होता है, मैं बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 होता है। तो यहां पर यही लिखना है। ये लिखने के बाद at infinite dilutions a weak electrolyte will behave as strong electrolyte। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। लिख लिए, देखो अब आगे। उसके बाद लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये जो वाटर है ना, वाटर इज कंसीडर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। molarity, what is the molarity of water? concentration of water is 55.5 m होता है, मोलर होता है, ये पता है ना। concentration of water is 55.5 लीटर। कैसे होता है मैं बता देता हूं। हम जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मोल को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, और यहां से देख सकते हो वेट अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी बोल सकते हैं, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। अब हम जानते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है दैट वन इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, या हम लोग इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर तो क्या होगा, देखो डेंसिटी 1000 हो गया और इसका मोलर मास होता है 18 होता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 55.5 मोलर। तो ये ध्यान रखना है कि वाटर का डेंसिटी क्या, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है 55.5 मोलर, और कैसे आता है मैं बता दिया। अगर आप यहां पर देखें, अगर वाटर है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, H+ और OH- में टूट जाएगा, H+ और OH- में टूट जाएगा। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पर बात करूं, इक्विलिब्रियम पर, तो क्या लिख सकता हूं, KI इज इक्वल टू H+ of concentration at equilibrium, OH- of concentration at equilibrium, concentration of water लिख सकता हूं।
ऐसे डिफाइन करते थे ना, के आई क्या है, दिस इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, 55.5 मोलर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट को हम के डब्ल्यू बोलते हैं। के डब्ल्यू इज व्हाट, के आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, के आई इज ऑल्सो कांस्टेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको के डब्ल्यू बोलते हैं। के डब्ल्यू इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। तो ये ध्यान रखना है, मतलब के डब्ल्यू इज इक्वल टू, के डब्ल्यू इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। यहां से के डब्ल्यू क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लिख लिए, यहां पर देखिए, देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है दैट वन इज 10⁻⁻14 होता है, ये ध्यान रखना है 25 डिग्री। फिर यहां पर देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर दोनों साइड हम निगेटिव लॉग मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो जाएगा, ये मैं पिछले क्लास बताया था, के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू हो जाएगा। ये देखो निगेटिव m प्लस एन, लॉग m प्लस एन का फॉर्मूला जानते हो, लॉग m प्लस लॉग n। तो एक पार्ट हो जाएगा इसका ये, और दूसरा पार्ट हो जाएगा ये। देखो हम क्या लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू, इसको हम बोल सकते हैं पी एच, और उसको हम बोल सकते हैं पी ओ एच। तो ये ध्यान रखना है कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी एच प्लस पी ओ एच। अगर हम 25 डिग्री पर देखें, क्या देखो, एट 25 डिग्री सी
ये पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा, पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो के डब्ल्यू है, तो पी के डब्ल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये कैसे, ये जो निकालोगे पी के डब्ल्यू ये 14 आएगा, कैसे यहाँ पर ही देख लीजिएगा, पी के डब्ल्यू निकालना है, दैट वन इज निगेटिव लॉग के डब्ल्यू, निगेटिव लॉग 10⁻⁻14, मैथ जानते हो गए, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या आ रहा है 14 ही आ रहा है ना, तो ये पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू व्हाट, 14। तो लिख लिए होंगे, देखो हम जानते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन, तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस, न्यूट्रल सॉल्यूशंस में क्या होता है, H प्लस और OH का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, और दिस वन इज इक्वल टू रूट के डब्ल्यू, अगर आपका H प्लस ओ एच इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं के डब्ल्यू इज इक्वल टू जो भी H प्लस का होल स्क्वायर या ओ एच माइनस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ये के डब्ल्यू इक्वल, के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, हम जानते हैं एच प्लस और ओ एच माइनस इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एच प्लस तो है ही, और ओ एच माइनस की जगह एच प्लस लिख देंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हो, एच प्लस इज इक्वल टू ओ एच माइनस इज इक्वल टू व्हाट, रूट के डब्ल्यू लिख सकते हो, इसलिए लिखा कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस में H प्लस और OH माइनस और रूट के डब्ल्यू का वैल्यू इक्वल होता है। अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन बोलूं तो एसिडिक सॉल्यूशंस, एसिडिक सॉल्यूशंस में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है OH माइनस से, या हम बोल सकता हूं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के जगह हम के डब्ल्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, रूट के डब्ल्यू। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आप देख सकते हो H प्लस OH माइनस से ज्यादा होता है, हम OH माइनस के जगह रूट के डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर बेसिक सॉल्यूशंस होगा, बेसिक सॉल्यूशन जब होगा तो क्या होगा, H प्लस इज लेस देन OH माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फिर भी यहाँ पर मैं OH माइनस के जगह रूट के डब्ल्यू लिख सकता हूँ, लिख लें, तो ये सब सिनारियो होता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में। ये देखो पीएच का वैल्यू यहाँ 0 होता है, यहाँ पर पीएच का वैल्यू क्या होता है 14 होता है, यहाँ पर पीएच का वैल्यू क्या होता है 7 होता है। ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन लाया करेगा, ये वाला रीजन होगा उसमें क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन लाया करेगा, और ये जो पॉइंट हो गया ये क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशंस, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। अगर पीएच लेस देन 7 होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन, अगर पीएच ग्रेटर देन 7 होता है तो बेसिक सॉल्यूशंस। मतलब एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, पीएच लेस देन 7 होता है, और इसके लिए क्या, पीएच ग्रेटर देन 7 होता है।
लिख लिए होंगे। उसके बाद देखें, लिखें रिलेशन बिटवीन के एंड के बी फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर जैसे मान लें कि एच एक एसिड है, एच एक एसिड है, इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस और A माइनस में टूट जाएगा, होगा ना। HA को हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस और A माइनस में ब्रेक हो जाएगा, इट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू H प्लस एंड A माइनस। तो देखो ये अगर एसिड है तो ये इसका क्या है, ये अगर एसिड है तो ये क्या है इसका, इन दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस है, तो क्या होगा इसका, मैं बताया हूं ना, ये सब ये कंजुगेट बेस हो जाएगा। ये एसिड और कंजुगेट बेस में एक H प्लस का फर्क होता है। अब ये A माइनस क्या करेगा, ए माइनस क्या करेगा, फिर से वाटर के साथ इंट्रैक्शंस करेगा। ए माइनस क्या लेगा वाटर का, वाटर के पास क्या होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है, क्या लेगा बताओ, ये माइनस H प्लस लेगा, बिल्कुल सही। HA क्या बच जाएगा, OH माइनस आयन बच जाएगा, बचेगा। देखो ये एसिड है, एसिड H प्लस और A माइनस में टूट रहा है, तो इसके लिए क्या डिफाइन हुआ, के या के बी, के क्या था, के ए, ये क्या था, क्या था के, बताया था ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड दिस वन इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो एसिड है, एसिड के लिए क्या डिफाइन होगा, के डिफाइन होगा, मतलब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के बोलेंगे, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या है, ये बेस है, कंजुगेट बेस है, ठीक। तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, के भी बोलेंगे, बिल्कुल सही। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, देखो ये वाटर विल डिसोसिएट इनटू H प्लस और OH माइनस आयंस, H प्लस एंड OH माइनस आयंस में, ओके। इसके लिए क्या डिफाइन करते हैं बताओ, आज ही बताओ, वाटर के लिए KW डिफाइन करते हैं ना, KW। तो अभी हम KW इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब भी दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW। तो KW इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले बताए थे ना, प्लस बोलेंगे या इनटू करते थे, अगर दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो K का वैल्यू मल्टीप्लाइड हो जाता था, तो क्या लिखेंगे, K इंटू KB। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यही टॉपिक ही हम लोग का, तो लिख लो।
लिख लिए। उसके बाद लिखें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो पहले ये समझिए आप, ये जो सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट ले लेते हो, जैसे NaCl, Na+ कहां से आया होगा बताओ? ये सॉल्ट कैसे बनता है? हाउ सॉल्ट गेट फॉर्म? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? क्या होता है बताओ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है? नहीं पता। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, आप लोग बताओ। अरे आप लोग सुन रहे हो? अरे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। अनन्या, मंडल, दिया, मुस्कान, क्या होता है? अरे मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को? हम्म। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या समझते हो, बताओ मुझे। हम्म। कि टीचर एक बार चालू हो जाएगा और आप लोग चुपचाप म्यूट करके बैठे रहोगे? क्या होता है, सुन रहे हो अब मेरा आवाज या नहीं? अरे आप लोग सुन रहे हो या नहीं? या आप लोग को आता है या नहीं? देखो ऑनलाइन क्लास में कैसे लेबल हो गए हैं बच्चे को। क्लास में रहते हुए कुछ रिस्पांस नहीं करना है, ऐसे ही आकर बैठ जाना है। टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बकते रहे 1 घंटा। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। चलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है ना, इसको आप होमवर्क दे रहा हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है खोज कराना अगले क्लास, ठीक? हम्म। हेलो हेलो हाँ। सर, हम बोलने का कोशिश कर रहे थे लेकिन आवाज नहीं पहुंच रहा था। आई थिंक मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए अच्छा, हम आपको मैसेज भी डाले थे। मैसेज भी डाले थे? मैसेज तो मुझे कुछ भी, एक भी मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है लगता। हाँ, एक मैसेज आया है। हाँ, रख दीजिए। सर मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा है। अरे यार तब लो। तो क्या होता है, अब तो माइक वर्क कर रहा है ना आपका? हम्म। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है बताओ? सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन व्हिच एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये बताओ, अगर आप जानते हो तो Na+ कहां से आया होगा? पहले ये बताओ कि NaCl बना होगा कैसे?
हाउ NaCl इज फॉर्म? NaOH plus HCl is equal to NaCl बिल्कुल plus बिल्कुल water. बिल्कुल सही। ये दोनों ये मिक्स हुआ होगा और NaCl बना होगा। ये एक NaCl न्यूट्रलाइज। हाँ ये हाँ, एक और Na प्लस कहाँ से आया होगा? जब वो वाटर में मतलब जब वो तो वाटर के साथ था, तो जब उसको अलग वाटर से अलग किया तो उसका आयन मिला, वो हो गया Na हाँ हाँ। तो प्लस। ये मैं पूछ रहा हूँ कि Na प्लस इस सॉल्ट का Na प्लस बेस से आया होगा ना, बेस ही दिया होगा ना Na प्लस। हाँ, और Cl माइनस कहाँ से आया होगा? एसिड से। एसिड से आया होगा। दिस इज फ्रॉम बेस और दिस इज फ्रॉम एसिड। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी सॉल्ट का जो केटाइंस पार्ट होगा वो हमेशा बेस से आता है, और ये जो एनाइंस पार्ट होता है हमेशा एसिड से आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर एक सॉल्ट लिख रहा हूं Na2SO4, तो Na2SO4 पहले कौन सा एसिड और बेस से बना होगा ये बताओ मुझे। Na2SO4 ये सॉल्ट कौन सा एसिड और बेस से बना होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुड। NaOH और H2SO4 से बना होगा। अब ये बताओ Na प्लस कहां से आया होगा? ये Na प्लस कहां से आया होगा? बेस से आया। बेस से। और सल्फेट माइनस आयंस कहां से आया होगा? एसिड से। एसिड से। बिल्कुल गुड, अब समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये भी मैं बताया होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसका पेरेंट जो केटायंस पार्ट जो आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, और इसका एनाइन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। सॉरी, ये केटायंस पार्ट जो आया स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और एनाइंस पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। इसलिए हम बोल सकते हैं ना, दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इस सॉल्ट का टाइप्स कैसा होगा, उसके लिए इसका पेरेंट एसिड और बेस जानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसे बना होगा, इसमें केटायंस पार्ट और एनाइंस पार्ट, दिस सॉल्ट कैसे बना होगा बताओ? हाँ NaOH और हाँ एसिटिक एसिड, बिल्कुल। ये ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कैसा है? अरे यार लिखाया था इसलिए लिस्ट तो लिखाया हूं मैं कि एसिटिक एसिड वीक एसिड। वीक एसिड है, बिल्कुल सही। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो हम बोलेंगे दिस इज ए सॉल्ट ऑफ व्हाट? दिस इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, जो भी वीक बेस एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं ना। हाँ सर। इसी तरह इस सॉल्ट का टाइप्स बताओ मुझे। दिस इज ए सॉल्ट ऑफ, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ इसका पेरेंट ये किससे मिलकर बना होगा? NH4OH। NH4OH और HCl। बिल्कुल 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 और हम जानते हैं लिखाया था कि अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव आर वीक बेस, इसलिए क्या होगा? वीक बेस होगा। और ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए मैं बोल सकता हूं दिस इज ए सॉल्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसी तरह ये बताओ मुझे NH4CN। वीक एसिड वीक बेस। बिल्कुल बिल्कुल सही। दिस इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि इसका जो पेरेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा वो भी कमजोर है, और इसका पेरेंट HCN जो होगा वो भी कमजोर है। तो ये समझ गया, इसको लिख लो, क्योंकि ये सब बेसिक नहीं आएगा तो आप आगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर समझ नहीं पाओगे। लिख लिए सर। लिख लो लिखो तू भी।
तो लिख लिए। देखो उसके बाद यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिख लो, नोट में लिख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ आयन, स्ट्रेंथ ऑफ एन आयन in a salt depend on their parent acid and base। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझें, कि जैसे अगर मैं पूछूं तो इसमें अगर पूछूं कि ये जो आयंस है ये कैसा आयंस होगा, तो हम बोलेंगे अगर इस आयंस को पूछूं स्ट्रॉन्ग आयन होगा या वीक आयन होगा, तो इसके लिए इसको पेरेंट्स जानना पड़ेगा, ये कहां से आया है। तो इसका पेरेंट क्या है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कैसा है, वीक एसिड है, इसलिए ये आयन भी क्या होगा, वीक आयन होगा, यही लिखा गया। और ये कहां से आया होगा, ये NaOH से आया होगा, तो इसलिए तो ये स्ट्रॉन्ग आयन हो गया, स्ट्रॉन्ग आयन बोलेंगे। तो यही लिखा गया, स्ट्रेंथ ऑफ एन आयन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट एसिड एंड बेस। एक सॉल्ट में जो आयंस प्रेजेंट रहता है उसका कैसा स्ट्रॉन्ग आयन होगा, वीक आयन होगा, इट डिपेंड ऑन देयर पेरेंट, उसके पेरेंट पर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जो आयंस प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो ये एग्जाम्पल लिख ले जैसे। उसके बाद आगे जैसे अगर मैं पूछूं कि NaCl में क्या होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग आयन होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, आयन होगा, बिल्कुल सही, दोनों स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा सर, हाँ बोलो। सर एसिड सॉल्ट या बेस सॉल्ट के टाइम पे क्या होगा फिर? एसिडिक और नहीं मतलब जैसे एसिड सॉल्ट जैसे होता है ना कि NaHSO4, हाँ तो उसमें क्या होगा फिर? NaHSO4, तो इसको हम क्या मतलब इसका देखो ये कहां से आया है, इसको बिल्कुल सही बोला कि इसको हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। पहले ये बताओ मुझे, इसको एसिडिक सॉल्ट क्यों बोलते हैं, इसको एसिडिक सॉल्ट, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दैट, इसको हम एसिडिक सॉल्ट क्यों बोलेंगे? वो सर इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पूरा मतलब पूरा नहीं मतलब बिल्कुल बिल्कुल अभी भी पोर्शन है हाइड्रोजन का। हाँ, मतलब ये जो सॉल्ट है अभी भी एक H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए हम इसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, समझे। तो देखो ये वाला आयंस कहां से आया होगा, ये वाला आयंस NaOH से आया होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आयन हो जाएगा। ये वाला आयंस कहां से आया होगा, H2SO4 से आया होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग आयन होगा, समझे। हाँ सर हाँ, समझ गए। मतलब इसका पेरेंट को देखना पड़ेगा, इसका पेरेंट कौन है। अगर इसका पेरेंट पता लग जाएगा, अगर पेरेंट स्ट्रांग होगा तो आयंस भी स्ट्रांग होगा। चलो, तो इसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, एसिडिक सॉल्ट। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे NaSCO3, ये भी एसिडिक सॉल्ट है, ये भी एसिडिक सॉल्ट है ना, ये भी H+ आयन दे सकता है। हाँ सर। इसी तरह अगर आप बोले हो तो ये क्या होगा, क्या ये एसिडिक सॉल्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट, नहीं सर। ये एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा। हाँ, ये दो तरह का एक और होता है, दैट इज एक कंप्लीट सॉल्ट और एक इनकम्प्लीट सॉल्ट होता है। ये कैसा है बताओ, कंप्लीट, कंप्लीट सॉल्ट है। हाँ ये कंप्लीट सॉल्ट है, और ये कैसा है, इनकम्प्लीट है। इसको इनकम्प्लीट सॉल्ट बोलते हैं। गुड, चलो अच्छी बात है। तो ये सब आपको 10th क्लास में ये सब पढ़े होंगे। हाँ सब सर। ये सब 10th क्लास की चीजें हैं कि कंप्लीट सॉल्ट किसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट सॉल्ट किसको बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट किसको बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट किसको बोलते हैं। हाँ सर 10th में फिर। चलो, तो ये आप समझ रहे हो। उसके बाद हम लिखे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है।
तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आप डेफिनेशन लिख ले, डेफिनेशन लिखो, द इंटरेक्शंस ऑफ weak ions of an salt, interactions of weak ion of an salt with water to produce acidic or alkaline, acidic or basic लिख दो, to produce acidic or basic solutions. Solution is called salt hydrolysis. अब ये क्या होता है इसको मैं अगले क्लास में इसको समझाऊंगा और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। अभी के लिए इतना ही डेफिनेशन लिखकर छोड़ दीजिए, इसको मैं समझाऊंगा अगली क्लास में।